हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है बायजूस की। तो बायजूस 5,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। इनका कहना है ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग एक नया तरीका हो गया है लोगों को निकालने का, और कहना कि भाई हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चक्कर में हम लोगों को निकाल रहे हैं। और देखा जाए बायजूस का थोड़ा हाल बुरा हो रखा है इस टाइम पे। बायजूस को खर्चे तो कम करने पड़ेंगे अगर उनको सर्वाइव करना है, तो क्योंकि उन्होंने $1.2 बिलियन का टर्म लोन लिया था जिसका वो इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा कलेश हुआ इसके रिगार्डिंग। बायजूस की ऑथेंटिसिटी खराब हुई, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आई बायजूस के ऊपर। उसके बायजूस वालों ने कहा कि हम 6 महीने के अंदर ये जो भी पैसा है उसको रीपे करेंगे। खबर ये भी निकल के आ रही थी कि जो उनका ग्रेट लर्निंग है और एपिक है, ये दोनों के दोनों स्टार्टअप्स को वो बेच सकते हैं ये जो पैसा है उसको रीपे करने के लिए। अभी के टाइम पे बायजूस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एडटेक कंपनी है, $22 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। बायजूस ने कुछ टाइम पहले एक एक्विजिशन किया था व्हाइट हैट जूनियर करके। मेरे को ऐसा लगता है व्हाइट हैट जूनियर से ही नेगेटिव राह शुरू हुई थी बायजूस की। उससे पहले तक बायजूस अच्छा चल रहा था, जैसे ही ये आया ना उसके बाद से ही नेगेटिव खबरें आनी शुरू हो गई बायजूस की। अब ये उसका नाम चेंज कर रहे हैं, नाम होने वाला है बायजूस फ्यूचर स्कूल, और कहा जा रहा है ये ऑफलाइन के अंदर भी फोकस करेगा। और अभी ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो भी हो रही है ना, तो बायजूस ने इसके चलते एक नई मीडिया पॉलिसी भी निकाली है कि आप किसी से भी बात नहीं कर सकते आउटसाइड द ऑफिस रिगार्डिंग कंपनी में क्या भी चल रहा है। अगर आपने किया तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर एमसीए की है। तो वो सेबी के साथ में बात कर रहा है फ्रैक्शनल शेयर्स के बारे में कि इंडिया के अंदर फ्रैक्शनल शेयर्स बेचे जा सके। ये यूएस के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर रहता है, इंडिया के अंदर नहीं आया था अभी तक। फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब क्या है? मान के चलते हैं कोई एक शेयर है इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए का, तो आज के टाइम पे अगर आपको वो शेयर खरीदना है तो आपको 1 लाख रुपए का वो शेयर खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर इंडिया के अंदर फ्रैक्शनल आ जाएगा तो आप उस 1 लाख का 1% भी ले सकते हो। तो आप 1,000 रुपए दो और आप उस शेयर का 1% ले लो। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी हो गए जिसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आज के टाइम पे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि इनके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अगर मैं बात करके चलूँ रिलायंस की, तो रिलायंस को ही लेके चलो, 2000 प्लस में रहता है, अच्छा शेयर है पर ऊपर रहता है। पर अगर किसी के पास में 100-150 रुपए महीने के इन्वेस्ट करने के लिए है तो वो रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना, और फ्रैक्शनल आने से वो कर पाएगा। तो मुझे लगता है लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट और हमको बेहतर जाती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी जो ट्रेडर है नीचे कमेंट में बताना आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है। अब ट्रेडर की बात कर रहे हैं तो ब्रोकर की भी बात कर लेते हैं। ज़ीरोधा का कहना है कि वो खाली लौते ब्रोकर है जो 200 रुपए चार्ज करते हैं डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। देखा जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है और 1100 एम्प्लॉयज ही है खाली इनका कहना है हमारी जो कंपनी पॉलिसी है ना वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की है। तो भाई हम कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते हैं, सीधा आप पैसे दो और सीधा काम कर लो। तो अगेन मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ज़ीरोधा ये 200 रुपए के अलावा और कोई हिडन कॉस्ट नहीं लेता? क्या सबसे सस्ता है ज़ीरोधा? क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है ट्रेडिंग का, जनरली बता रहा हूँ, मैंने ट्रेडिंग कभी करी नहीं है। अगली खबर, जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है उन्होंने बोला है इस टाइम पे दुनिया तैयार नहीं है 7% इंटरेस्ट रेट के लिए। और मेरा भी मानना है कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन कही जा रही है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, पर इकोनॉमी उस तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अब उनका कहना है ये स्टैगफ्लेशन के चक्कर में इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया तैयार नहीं है। अभी के टाइम पे देखा जाए 10 ईयर ट्रेजरी की जो यील्ड है वो हाईएस्ट लेवल पे है पिछले 16 सालों के अंदर। तो ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमियों पे फर्क पड़ रहा है। करेंसी डिफ्लेट हो रही है। जैसे इंडिया की बात करके चले तो इंडिया की करेंसी भी तो कंट्रोल नहीं हो पा रही है ना। अब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसके चक्कर में इंडियन करेंसी हमको वीक दिखाई दे रही है। अगर मैं चाइना की बात करके चलूँ तो वहां की भी करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है और इसके चक्कर में वहां पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। लोगों ने गोल्ड लेना शुरू कर दिया है वहां पर। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर बात करके चलो वहां से ज्यादा प्राइसेस हो चुके हैं चाइना के अंदर, क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा बढ़ गई है गोल्ड की। अब एक साइड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसके चक्कर में फंडिंग भी घट रही है। एक तो स्टार्टअप से अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा था, अब आपके पास में बाकी ऑल्टरनेटिव आ गए हैं जहां पे आप सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। तो इसके चक्कर में स्टार्टअप विंटर शुरू हो गई है। अगर हम एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बात करके चले तो उनकी जो फंडिंग है ना वो 45% घटती हुई दिखाई दी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। और अगर हम ग्लोबल बात करके चले 2022-23 के अंदर 10% के आसपास गिरावट दिखाई दी है इन्वेस्टमेंट के अंदर, एग्रीटेक के अंदर। बाकी मुझे लगता है एग्रीटेक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। अगली अच्छी अपॉर्चुनिटी ईवी मार्केट है।
तो अभी एक ईवी कंपनी है रैप्टी करके, उन्होंने $3 मिलियन रेस किए अपने प्री सीरीज ए राउंड के अंदर। ये ईवी मोटरसाइकिल बनाते हैं। इनको पहले 3.27 करोड़ का ग्रांट भी मिल चुका है और इन्होंने जुलाई 2021 के अंदर $7 लाख रेस भी किए थे और अब ये और फंडिंग रेस कर रहे हैं ताकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना पाए और स्केल कर पाए। 2024 की स्टार्टिंग के अंदर इनका प्लान है अपना पहला कमर्शियल व्हीकल निकालने का और धीरे धीरे करके आने वाले 3 सालों के अंदर 100 से ज्यादा सिटीज के अंदर एक्सपैंड करने का। अगली खबर वेयर हाउस रेंट की है। तो दिल्ली और बेंगलुरु के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई दी है रेंट की। वेयर हाउस की बात करके चले, वेयर हाउस मतलब गोदाम, अगर गोदाम के प्राइसेस की बात करके चले 7.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है बेंगलुरु के अंदर और दिल्ली के अंदर 6.6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर मुंबई की बात करके चले तो वहां पे 4.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और कहा जा रहा है ये जो बड़ा है ना, ये ई कॉमर्स की ग्रोथ की वजह से बड़ा ही है। साथ में जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज आ गई है ना, बहुत सारी कोरियर वोरियर वाली सर्विस आ गई है, उसके चक्कर में बड़ा है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करके चले तो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर मनीला के 50% के आसपास रेंट बढ़े हैं वेयर हाउस की बात करके चले तो। सिडनी में 38% के आसपास, ब्रिस्बेन में 24% के आसपास बढ़े हैं। अगर हम शंघाई और बीजिंग की बात करके चले ना तो वहां पे 2% के आसपास ही रेट बढ़ा है। तो ये काम भी सही है भाई, किराया खाओ बैठ के आपसे मजे से। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूँ। अगली खबर 128 स्टार्टअप्स गई है ट्राई के पास में कि भाई नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर ध्यान दो। जो अभी रेगुलेशन आ रही है ओटीटी के ऊपर, बेसिकली कलेज चल रहा है कि जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स है उनका कहना है कि भाई ओटीटी अगर हम चलाएंगे तो हमको उसके ऊपर कमीशन चाहिए। मतलब अगर मैं जियो का रिचार्ज कराता हूँ, उसके अंदर अगर मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ तो आप जियो से नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो इसके चक्कर में नेटफ्लिक्स वालों को जियो को कुछ पैसा देना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो ये उल्टी चीज में तो है ना, मैं जियो का डेटा इसलिए ही डलवा रहा हूँ ताकि मैं नेटफ्लिक्स देख पाऊँ। तो ये तो वाइस वर्सा है, मेरे हिसाब से इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है। अब कहानी क्या हो सकती है, एक बीच का जो रास्ता निकल सकता है, क्योंकि इंडिया के ना नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर अभी तक कोई भी क्लियर चीजें नहीं आई है। नेट न्यूट्रलिटी है क्या, मान के चलते आपके घर में जियो का वाईफाई लगा हुआ है और आपके फोन में जो सिम है वो भी जियो की है। अब अगर आप जियो से जियो सिनेमा चलाते हो तो बहुत सीमलेस चलेगा, और मान के चलते आपके घर में एयरटेल का वाईफाई लग रखा है, अगर आप उससे जियो सिनेमा चलाओगे तो वो अटक अटक के चलेगा। वो जान करके आपको अटका रहे हैं ताकि आप उसको यूज ना कर पाओ और आप किसी और के ऊपर स्विच हो जाओ। तो देखा जाए गलत प्रैक्टिस है, पर इंडिया के अंदर अभी के लिए ये ग्रे स्पेस के अंदर है, अलाउड है आप कह सकते हैं। तो जो स्टार्टअप्स है वो चाहती है भाई गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ले, और मेरे को भी लगता है कि लेना चाहिए। ओटीटी को रेगुलेट करो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि रेगुलेट करो, पर ये कमीशन वाला सीन मत करो कि भाई सिम वालों को भी कुछ कमीशन मिलेगी, इसको मिलेगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, अगर कमीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ओटीटी बहुत नेक्स्ट लेवल प्रॉफिटेबल तो आ नहीं रहा है, अगर उनको कमीशन शेयर करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होने वाला है, हमारे ही प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि वो टाई अप कर ले, जैसे आज के टाइम पे हम रिचार्ज के साथ में हमको अलग अलग ओटीटी फ्री मिलते हैं, वैसा कुछ हो जाए तो बात अलग है। अगली खबर CIA की है। तो उन्होंने अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बना लिया है चाइना से compete करने के लिए। तो ये समझने की कोशिश करो गवर्नमेंट कितना खतरनाक काम कर सकती है। इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं। अभी के टाइम पे इंडिया के पास कुछ नहीं है ऐसा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि AI कितना खतरनाक हो सकता है। AI बेसिकली है क्या, AI एक एल्गोरिथम है जो कि समझ सकती है बहुत सारे डेटा को, ठीक है, बहुत सारा डेटा है जिसको ह्यूमन को समझने में बहुत टाइम लगता है। AI 1 मिनट के अंदर उसको समझ के उसके ऊपर एक्शन भी ले सकती है। उसके अंदर एक छोटा सा दिमाग है मान के चलो, और वो दिमाग लॉजिक के ऊपर काम करता है, इमोशन के ऊपर काम नहीं करता है। तो आपने क्या किया, आपने अभी अपना आधार खुलवाया है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट से आपका पैन और आधार लिंक है। अब आप कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हो, किसी भी होटल में रुकते हो, तो वहां पे आपको अपना आधार देना पड़ता है। अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो तो गाड़ी के साथ में आपको अपना आधार और पैन देना पड़ता है। अगर आप किसी हाईवे के ऊपर निकल रहे हो तो वहां पे टोल लगा हुआ है जो कि आपकी गाड़ी को ट्रैक कर लेता है कि आप यहाँ से निकले हो। इनफैक्ट आजकल लोकल सिटीज में भी बहुत सारे कैमरे लग गए हैं जो आपकी गाड़ियों को हर जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास में आधार के चक्कर में आपका फिंगरप्रिंट का डेटा, आपकी आई बॉल का डेटा और भी बहुत सारा डेटा पॉइंट्स है। अब आपने प्रीवियसली कितने रिटर्न फाइल करी थी, कब से आप रिटर्न फाइल करते हुए आ रहे हो, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी शादी किससे हुई थी, गवर्नमेंट के पास में ये भी डेटा है। अब ये जितना भी डेटा है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास में, और ये ऑर्गेनाइज नहीं है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं एक AI टूल आता है जो कि प्रिसाइजली आपको ट्रैक कर सकता है और आपके अराउंड डिसीजन ले सकता है, जो देख सकता है कि भाई साहिल कहाँ जाता है, इसका ऑफिस कहाँ हो सकता है, ये कितना ट्रैवल करता है, इसके पास गाड़ी कौन सी है, ये रिटर्न कितनी फाइल करता है, इसके अकाउंट में कितना पैसा फ्लक्चुएट करता है, कितने अकाउंट है, ये अपने अकाउंट से कितनों के अकाउंट में पैसा भेजता है, उनके अकाउंट से कितनों में जाता है। ये जितना भी डिजिटल सारा का सारा सीन चल रहा है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है अगर इसको AI के साथ जोड़ दिया जाए तो।
अगर कल को कहीं पे चोरी होती है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट मिलते हैं, उसी को स्कैन किया, उसको डेटाबेस के अंदर डाला, 1 क्लिक मारा, आपके पास में आ गया भाई ये फिंगरप्रिंट इस बंदे का क्योंकि आधार पर लिंक था। तो कभी खाली बैठ के सोचोगे ना इस बारे में तो आप हौकला जाओगे भाई, कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। गवर्नमेंट के पास में हमारे आज के टाइम पे कितना डेटा पॉइंट्स है, और ये डेटा पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे जितना हम डिजिटल जाते जाएंगे। आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, उसके अंदर कौन सी सिम डली हुई है, कौन सा ऑपरेटर है, कब रिचार्ज कराया था, कौन से बैंक से कौन सा नंबर लिंक्ड है, किसका ओटीपी कब आया था, उनके पास सब डेटा आ रहा है। हाँ, अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज नहीं है। पर अगर इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और इसको एआई से लिंक किया जाए, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होगी तो उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा, पर अगर इसके ऊपर कोई टूल बिल्ड कर दिया जाए तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर नीचे कमेंट में शेयर करना। अगली खबर यूएस गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने कोर्ट को कहा है कि भाई अमेजॉन की एसेट सेल के ऊपर ध्यान दो। अमेजॉन कॉन्स्टेंटली एंटी ट्रस्ट लॉ को तोड़ रहा है। अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज करता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को दबाने के लिए, और मेरा भी मानना है अमेजॉन ऐसा करता है, इंडिया के अंदर भी और ग्लोबली भी। अमेजॉन भी लॉजिकली आपको सब कुछ ट्रैक कर रहा है, अमेजॉन को भी सब कुछ पता है। अमेजॉन के पास में सारे डेटा पॉइंट्स है कि भाई कितने रुपए के सेगमेंट के अंदर कौन सा फ्रिज बिकता है, तो वही फ्रिज बना के वही दिखा देता है। उसके बाद आप लेने के लिए जाते हो कोई फ्रिज अमेजॉन पे, उसके बाद नीचे आपको दिखाता है आपको ये भी पसंद आ सकता है, ये भी पसंद आ सकता है, उसके अंदर उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट होता है। आप लेने गए थे एलजी, आपको उन्होंने अमेजॉन एसेंशियल का दिखाया, आपको समझ में आया यार सेम फीचर है, सब कुछ सेम है, अमेजॉन ब्रांड भी ठीक है और मुझे सस्ता भी पड़ रहा है, चलो अमेजॉन ही ले लेते हैं। अगली खबर स्टार स्पोर्ट्स की है, तो उनको 150 करोड़ का टीवी स्पॉन्सरशिप मिल गया है फोन पे से। तो ये अच्छी खबर है स्टार स्पोर्ट्स के लिए, कुछ ना कुछ पैसा कमा लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है 2000 करोड़ से ज्यादा ये जो वर्ल्ड कप आने वाला है, इससे एडवर्टाइजिंग ओनली पैसा कमाया जा सकता है, एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप। लेट्स सी कितना पैसा कमा सकते हैं। जहां पे एक साइड पे जो हॉटस्टार है वो फ्री में आपको वर्ल्ड कप दिखाने वाला है, दूसरी साइड पे जियो भी हार मानने पे नहीं लगा हुआ। ठीक है भाई, मैच नहीं दिखा सकते पर हम मूवीज तो दिखा सकते हैं, तो वहां पे वो कुछ मूवी का सीन चला रहा है, रोज की एक मूवी दिखाऊंगा तुमको। एक मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट 40-50 लाख रुपए होगी मैक्सिमम, क्योंकि लो बजट मूवीज ही है अगर देखा जाए तो। अगर आप 50 लाख मान के चलते हो और आप 100 दिन भी दिखाते हो तो भी सिर्फ 50 करोड़ रुपए बनता है। आपने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 100 दिन तक अपनी ऑडियंस को डेली की पिक्चर दिखाई, बांध दिया, आदत बना दी, और रिलायंस भी आपका डेटा पॉइंट ले रहा है अगर आप समझो तो। उसके बाद आपका नंबर है, आप अपने नंबर से लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करने के बाद वो आपसे धीरे धीरे करके क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आप मोबाइल पे लॉगिन करते हो तो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको ये चीज़ पसंद है, क्या आप ऑनलाइन लेना पसंद करते हो, क्या ये करते हो। ये बेसिकली आपकी प्रोफाइलिंग बनाई जा रही है। आपसे लॉगिन कराया, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आंसर दिए जा रहे हो, उनके दिमाग में एआई ट्रेन होता जा रहा है कि भाई ये बंदा इस टाइप का है, उसके बाद में उसको वैसी एडें दिखाई जाएगी और वहां से पैसा कमाया जाएगा। बहुत स्मार्ट चीज है। अगली खबर ओपन एआई की है, तो अभी एक नया पेपर रिलीज हुआ है जिसके हिसाब से जो चैट जीपीटी 4 है उसका जो विजन, जो उन्होंने नया फीचर निकाला है उसमें फ्लॉज है। अभी उन्होंने डिले कर दिया इस फीचर को। यहाँ पे बेसिकली था क्या, आप चैट जीपीटी को कोई इमेज दे दो, वो उसको समझ लेगा, उसको इंटरप्रेट कर देगा और उससे आउटपुट ले सकते हो। तो चैट जीपीटी 4 का जो नया वर्जन आ रहा है उसके अंदर अभी भी हेलुसिनेशन देखने को मिल रही है, उसके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है, इमेज के अंदर भी दिक्कत आ रही है। लेट्स सी कब तक लेके आते हैं इसको ढंग से, क्योंकि देखो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। अगर चैट जीपीटी की आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके साथ में आपको डाली फ्री मिलेगा, तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ जल्दी रूल आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब अगर चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई की बात करके चले तो वो 80 से 90 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज कर सकती है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अप्रैल 2023 के अंदर इन्होंने 300 मिलियन डॉलर रेज किया था 29 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब आप कह सकते हो 3 गुना वैल्यूएशन हो गई विद इन 6 मंथ, 6 महीने में 3 गुना पैसा कर लो। अब अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा 3 महीने के अंदर ही, तो इसका रीज़न यही है ना कि उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये एआई स्पेस के अंदर आग लगने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ एआई के ऊपर ध्यान दो, एआई नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। अभी के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट 49% ओन करता है ओपन एआई के। लेट्स सी क्या ये जो फंड रेज होने वाला है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट और शेयर्स खरीदेगा या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है सेकेंडरी शेयर सेल नहीं होने वाला, जो करंट एम्प्लॉयज है ना वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं इस राउंड के अंदर। अगर मार्केट की बात करके चले तो कल हमको मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी, पर आज मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूं तो आपको कल की जगह आज का ही बता रहा हूं। अभी जब मार्केट में देख रहा हूं तो मार्केट घटती हुई दिखाई दे रही है। पहले ऊपर खुली थी, उसके बाद एकदम शार्प डिक्लाइन आया है। देखते हैं बंद किस तरीके से होती है मार्केट, क्योंकि कल की न्यूज़ में फिर मैं आपको समझाऊंगा मार्केट का रुख किस तरीके से रहा। बाकी ये हमारे सपोर्टर्स जो हमको सपोर्ट करते हैं, जिनके चक्कर में हम आप तक डेली न्यूज़ ला पाते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।